अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं एफपीएससी की बात करूंगा बिलखसूस। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पीपीएससी का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर जो दो कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स जो हैं वो सामने नजर आए हैं। एफपीएससी ने अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स जो हैं वो खत्म कर दिए हैं और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो है उसका उसको नोटिफाई कर दिया है कि आप आइंदा 16 17 18 स्केल के जो एग्जाम्स होंगे, आई मीन गजटेड स्केल के, उनके लिए सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ करेंगे और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर या लेंथी पेपर ऐसे बेस्ड पेपर नहीं हुआ करेंगे। इसके बरक्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो गजटेड स्केल्स के जो एग्जाम्स हैं, जैसे 16 स्केल एंड अबव 17 18 के लिए, ऐसे जो है वो मस्ट मस्ट कर दिया है। पहले यूं हुआ करता था कि 17 स्केल की असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती थी उसके ऊपर भी एक ही पेपर होता था 100 मार्क्स का, और वो अमूमन जीके बेस पेपर होता था, जनरल नॉलेज बेस होता था। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इस रीसेंट ट्रेंड को अगर हम देखें, उसके पेश नज़र अब जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती हैं 16 स्केल या 17 स्केल की, और रिसेंटली अगर हम देखें तो पीरो में एसडीओज की जो पोस्ट आई हैं, या प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो पोस्ट आई हैं, उनके हवाले से इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो मस्ट कर दिया गया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इस ट्रेंड के पेश नज़र आप स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना जो है वो ज़रूरी हो गया है। और अगर एसडीओ पीरा की बात करें, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की बात करें, या इसी तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के एग्जाम की बात करें, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि अब इंग्लिश ऐसे के पेपर में कौन से टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश ऐसे जो है वो हमें लिखना होगा। तो मैंने एक एनालिसिस किया है जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं, जब पाकिस्तान की इस टाइम जो हालात हैं, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस फ्रंट पे, कल्चरल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, तो इन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए, इन सब तमाम जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हुए, मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ऐसे का पेपर जो है वो बन सकता है, किन पैटर्न्स के अराउंड, किन थीम्स के अराउंड, और किन ऐसे के टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो बन सकता है। पहला टॉपिक जो है वो ये है, मैंने 10 टॉपिक्स जहां पे आप डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक जो है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के ऊपर आ सकता है। आप देख रहे होंगे कि 2019 में कोविड 19 आया, 2005 में जो था वो फ्लड्स आए, 2010 में 2005 में अर्थक्वेक था, 2010 में फ्लड्स आए, फिर 2022 में फ्लड्स आए, अब रिसेंटली अभी भी पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, पंजाब और केपी के बिलखसूस जो है वो फ्लड्स की जद में है। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, ये जो हमारा आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इनके आसपास ऐसे का पेपर जो है वो बन सकता है। एक टॉपिक इस हवाले से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, मैं इसको जरा जूम आउट करता हूँ, ये टॉपिक आ सकता है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, और उसके ऊपर टॉपिक इस तरह का बन सकता है, द रोल ऑफ यूथ इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, एक्शन अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। इस तरह का टॉपिक बन सकता है। अगर इस तरह का टॉपिक हो कि यूथ का क्या रोल होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने में, कन्फ्रंट करने में, एड्रेस करने में पाकिस्तान के अंदर, यूथ कौन से एक्शन ले सकती है, कौन सी अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है और एडवोकेसी की, तो उसके ऊपर हमने किन एरियाज पे फोकस करना है। अगर इस तरह का अगर टॉपिक आ गया, तो हमने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बताने हैं कि पाकिस्तान को कौन कौन से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना है, फिर यूथ इनिशिएटिव्स कौन कौन से यूथ ने इनिशिएटिव लिए हैं या ले सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है यूथ की, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को कैसे कम्बैट कर सकती है, एजुकेशन और अवेयरनेस की क्या जरूरत है, क्या अफादियत है, कैसे ऐसी इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जा सकती है जिससे यूथ जो है वो ज्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करे, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज कौन सी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, इनको एड्रेस किया जा सके। इसी तरह दूसरा टॉपिक जो है वो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक की मैं बात करूंगा, वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो एजुकेशन का सिस्टम है
वो इस तरह का है कि ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा, और ये जो यूथ है उसकी अप स्किलिंग नहीं कर रहा, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहा। तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये हमेशा आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन उठते रहते हैं, क्वेश्चन रेज होते रहते हैं। तो इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिजिंग द गैप, स्ट्रेटजीज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान सेंट्रिक एक टॉपिक आ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गैप है, आपने देखा होगा कि मार्जिनलाइज जो एरियाज के लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो जिन जो स्पेशल नीड्स होती हैं जिनकी, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, या ऐसे एरियाज के लोग जो रिमोट एरियाज होते हैं, रूरल एरिया, कंट्री साइड एरियाज के जो लोग होते हैं, जहां तक एजुकेशन जो है वो प्रमोट नहीं हो पाती, या वहां पे एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं है। तो एक गैप प्रोड्यूस हो रहा है अर्बन और रूरल एरियाज में। और जो नॉर्मल लोग हैं और स्पेशल लोग हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं, या मेल और फीमेल के दरमियान में गैप आ रहा है एजुकेशन के अंदर। तो इस गैप को कैसे एड्रेस किया जा सकता है या ब्रिज किया जा सकता है, और कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में उसको इम्प्रूव किया जा सके, एनहांस किया जा सके। इसके ऊपर एक टॉपिक ऐसे आ सकता है। तो इस अगर ऐसा टॉपिक आता है तो उसके ऊपर हमें किन एरियाज को फोकस करना चाहिए? हमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूलिंग जो है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस ऐसे के अंदर हमें डिजिटल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, ऑनलाइन और ई लर्निंग और ई स्कूलिंग का दौर है। इसके अलावा हमें लिटरेसी जो रेट है पाकिस्तान का वो बहुत कम है, आप कह सकते हैं अराउंड 60% है। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है 100%। तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं लिटरेसी रेट को? टीचर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, और करिकुलम डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे स्पेशल एजुकेशन है, उसके अंदर करिकुला प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं हुआ। और हमारा जो करिकुला है आजकल जनरल एजुकेशन के अंदर भी देखें तो वो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो नीड्स है, आजकल की जो नीड्स होती हैं, आजकल का जो साइंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो हमारा जो करिकुला है वो बहुत ही आप कह सकते हैं ऑब्सोलीट है, और बहुत ही दकियानूसी और ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। तो हमें टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, हमारे टीचर्स जो है वो ट्रेन नहीं होते, और हमारा करिकुलर जो है वो उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। इसी तरह आप इस टॉपिक के ऊपर जो एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, एजुकेशन के का बजट जो है वो बढ़ाना चाहिए, इनके ऊपर भी आप फोकस करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें विमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट और विमेन आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। इस टॉपिक पे जरूर ऐसे आता है। और अगर हम रीसेंट पेपर देखें जो पास्ट में हो चुके हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो इस पेपर को लाजमी टच करता है, इस एरिया को, इस थीम को, इस टॉपिक को। तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है ऐसे ये आप लाजमी तैयार करें। और अगर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक आ सकता है ऐसे का, तो वो किस तरह का आ सकता है? एम्पावरिंग विमेन, ड्राइविंग पाकिस्तान सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि विमेन की इंपावरमेंट जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विमेन की इंपावरमेंट जब होगी तो पाकिस्तान के अंदर सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मजीद प्रमोट होगी। तो अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो उसके उसमें आपने किन एरियाज पे फोकस करना है? आपने जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए आपको, कि विमेन को भी मेल की तरह, मेन की तरह जो है हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए हर सर्कल में, खास तौर पे हर वॉक ऑफ लाइफ में, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, हर किस्म के जो एरियाज हैं। पॉलिटिक्स भी हो गई, इकोनॉमिक्स भी हो गई, सोशल एम्पावरमेंट हो गई। तो हर तमाम जो वॉक ऑफ लाइफ है उनके अंदर अब हमें विमेन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। इसको हम जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और फीमेल एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस देना चाहिए, कि जो फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। हमें वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप लिखेंगे, अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि विमेन की सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो साथ साथ हमें ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि वहां पे विमेन जो है वो वर्क कर सकें, और वो जो वर्क प्लेसेस हों वो वहां पे उनकी हैरेसमेंट ना हो, और वो कंडूसिव हो उनके लिए। और सोशल और कल्चरल सपोर्ट होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को ही फोकस नहीं करना चाहिए विमेन एजुकेशन के ऊपर या विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कम्युनिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए। कि जो लोगों का माइंडसेट है कि फीमेल को नहीं पढ़ाना, विमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, विमेन जो है वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, और उनको बुर्का के अंदर होना चाहिए। और औरत तो है ही छुपी हुई चीज, तो औरत का मतलब ही होता है छुपी हुई चीज। तो हमें उनको आप मार्केट में ना लेके आए और उनको एजुकेशन ना दें। हमें इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए
सोशल और कल्चरल सपोर्ट की जरूरत भी है, यानी सिविक सेंस की जरूरत है, यानी आप कह सकते हैं जो सिविल सोसाइटीज हैं उनका माइंडसेट चेंज करने की, लोगों का एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ये भी आप इस ऐसे के ऊपर इसके ऊपर लाजमी आप फोकस करेंगे। और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, यानी कि ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जो विमेन एजुकेशन है वो लाजमी मैंडेटरी करार दी जाए। इसी तरह एक और टॉपिक जो है आजकल, अगर आप वो एसडीओ की तैयारी कर रहे हैं पीरे में, या आप प्रिजन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की तैयारी कर रहे हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसे लाजमी तैयार करके जाएं। अब आजकल जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है। हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो अपने जोहर और अपने कमाल दिखा रही है। तो सोशल मीडिया जो है आजकल एक आप कह सकते हैं लिव्ड और एक अब लेजेंडरी रियलिटी है। तो सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें। और अगर सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप देखें कि कौन सा टॉपिक आ सकता है, तो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी यूथ, असेसिंग बेनिफिट्स चैलेंजेस एंड मेंटल वेलबींग। कि आजकल सोशल मीडिया जो है उसका पाकिस्तानी यूथ के ऊपर क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, सोशल मीडिया के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और इस तरह चैलेंजेस क्या हैं आप कह सकते हैं, या सोशल मीडिया लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। अगर ऐसा कोई ऐसे आता है तो उसमें आपने किन एरियाज पे फोकस करना है, कि आप सोशल मीडिया के प्रोस बताएंगे यानी बेनिफिट्स बताएंगे, सोशल मीडिया के कॉन्स बताएंगे यानी उसके डीमेरिट्स या उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे या चैलेंजेस। इस तरह आप बताएंगे कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसी तरह आप बताएंगे कि सोशल मीडिया जो है आजकल लोग जो है वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या घर में हो, तो इससे लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो तो अफेक्ट होती ही है। लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है, लोग जो जितनी आउटपुट देते हैं कहीं पे भी हो, वो उनकी आउटपुट जो है या प्रोडक्टिविटी है वो उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, वो यानी कि आप कह सकते हैं कम हो रही है। इसी तरह आपने ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है अपने ऐसे के अंदर कि जिससे सोशल मीडिया का रेस्पॉन्सिबल यूज जो है वो प्रमोट हो सके, ताकि सोशल मीडिया जो है वो लोगों की जिंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस प्रोड्यूस करे और नेगेटिव चेंजेस जो है उनको कम किया जा सके। इसी तरह ये एक और टॉपिक है जो आजकल आजकल नहीं बल्कि अरसा दराज से पूछा जा रहा है जब से पाकिस्तान बना है, तो करप्शन और गवर्नेंस के ऊपर जो है वो ऐसे लाजमी तैयार करें। ये एक आप कह सकते हैं एवरग्रीन थीम है। और अगर करप्शन और गवर्नेंस की बात करें, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, कि अगर करप्शन जितनी ज्यादा होती है उतनी बैड गवर्नेंस होती है, और करप्शन जितनी कम की जाए उतना गुड गवर्नेंस प्रमोट होती है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड एरियाज हैं। गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर लाजमी ऐसे जो है वो तैयार करें। और इसके ऊपर अगर कोई टॉपिक आ सकता है ऐसे का, तो वो कैसे आएगा कि करप्शन इन पाकिस्तान, अंडरस्टैंडिंग कॉजेज, असेसिंग इम्पैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस। कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसके कॉजेज क्या हैं, हम कैसे इसके इम्पैक्ट्स को बताएंगे कि इसके इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स क्या हैं करप्शन के पाकिस्तान के अंदर, और हम कौन सी स्ट्रेटजीज या सॉल्यूशन या करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे करप्शन को कम किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि करप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है आए रोज, पब्लिक सेक्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा है। तो और है ही ज्यादा फोकस करप्शन का, जो करप्शन जो ज्यादा प्रेवलेंट है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, यानी कि गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं, जो इदारे हैं। अब अगर इस टॉपिक इस तरह का टॉपिक आएगा पेपर के अंदर, और आपने इंग्लिश ऐसे उसके ऊपर आप लिखेंगे, चाहे वो 2 घंटे में लिखेंगे या 3 घंटे में, चाहे पीएमएस के स्टूडेंट हैं आप, या सीएसएस के हैं, या जो आप आजकल जो है पीपीएससी का जो ट्रेंड चल पड़ा है 100 मार्क्स का ऐसे जो होता है इंग्लिश का, तो अगर करप्शन और गवर्नेंस के ऊपर ऐसे आएगा कि जिसमें काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन बताने होंगे, तो आपने किन एरियाज पे फोकस करना होगा, कि आप करप्शन के काजेज को बताएंगे, आप फिर बताएंगे करप्शन से कैसे, कि कौन सी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, कि करप्शन से कैसे पॉलिटिकल जो डायलमा जो क्रिएट हो रहा है, या करप्शन से कैसे पॉलिटिकल जो फैब्रिक है पाकिस्तान का वो वीकन वीकन हो रहा है। इसी तरह करप्शन के आप सोशल इंप्लीकेशन बताएंगे, कि करप्शन से कैसे हमारी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक जो है वो इंडेंजर्ड हो रहा है या वीकन हो रहा है, कमजोर है, हो रहा है। इसी तरह आप करप्शन की इकोनॉमिक इंप्लीकेशन बताएंगे, करप्शन से कैसे हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसाइड हो रही है या कमजोर हो रही है, वीकन हो रही है। इसी तरह आपने एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज बताएंगे आप सोल्यूशन के तौर पे, रेमेडियल मेजर्स के तौर पे, कि हम कौन से ऐसी टेक्निक, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर, मेथड या अप्रोचेज अडॉप्ट करें जिनसे हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आप मल्टीपल अप्रोचेस बता सकते हैं। इसी तरह एक और टॉपिक जो है जिसके ऊपर आपने ऐसे लाजमी तैयार करना है, आजकल के जो पीपीएससी के पेपर है 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का, कि और वो भी एवरग्रीन है, कि हेल्थ और पेंडेमिक अवेयरनेस। आपने कोविड 19 का
देखा। उसके बाद आजकल फ्लड्स हैं, इससे पहले अर्थक्वेक आए। और अब हर 100 साल के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई जो है वो पेंडेमिक्स जो है। पाकिस्तान तो खैर 1947 में बना, दुनिया के अंदर बात हो रही है कि दुनिया के अंदर हर 100 साल के बाद कोई ना कोई पेंडेमिक जो है वो लाजमी होती है। तो आती है सामने, यानी कि ऐसी कोई मुसीबत आती है जिससे मैस स्केल के ऊपर लोगों की अमवात होती हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, और बीमारियां फैलती हैं, और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, और एक किस्म की आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हेल्थ के ऊपर और पेंडेमिक के ऊपर लाजमी ऐसे तैयार करें। रीबिल्डिंग जैसे इसके ऊपर टॉपिक देखें कैसे बन सकता है कि रीबिल्डिंग पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम amidst climate induced disaster, लेसन्स फ्रॉम 2025 फ्लड्स। कि आजकल 2025 के जो फ्लड्स आए, इनसे हम इनके लेसन्स को, इनसे कौन से हम लेसन्स हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको कैसे हम रीबिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि और इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो देगा क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो डिजास्टर हो रहे हैं, क्लाइमेट जो चेंजेस आ रही हैं उससे जो डिजास्टर, या आप कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, उससे हमारा पाकिस्तान के अंदर कैसे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मुतासिर हो रहा है, और हम कौन से लेसन हासिल किए हैं हमने 2005 के अर्थक्वेक से, 2010 के फ्लड से, 2022 के फ्लड से, और 2025 के फ्लड से। तो इसके ऊपर एक ऐसे आ सकता है। अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो आपने किन एरियाज पे फोकस करना है, कि आपने बताना है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हैं, चाहे वो कोविड-19 है, चाहे वो फ्लड्स हैं, उससे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट्स आते हैं, पहले आपने ये बताने हैं। फिर आपने बताना है कि पब्लिक हेल्थ जो सेक्टर है पाकिस्तान का, उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। आपको पता है कि डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है, जिनके अलाइड जो स्टाफ, हेल्थ स्टाफ है, ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये कम है, और इतना बजट एलोकेट नहीं किया जाता हेल्थ सेक्टर को। इस तरह आप कह सकते हैं ट्रेनिंग्स नहीं होती, और इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है हेल्थ सेक्टर हमारा पाकिस्तान का कि वो जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स को कम्बैट करने में जो है वो सफे हरावल दस्ते के तौर पे काम कर सके। इसी तरह आपने पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के ऊपर लाजमी बात करनी होगी, अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो पेंडेमिक के लिहाज से कितना प्रिपेयर्ड है, और हम रिस्पांस कैसे देते रहे हैं, या हमारी रिस्पांस देने की सलाहियत कितनी है हेल्थ केयर सेक्टर की, प्राइमरी एंड हेल्थ केयर सेक्टर की बात करेंगे आप। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है। अगर आप देखें पंजाब के अंदर, केपी के अंदर जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स और अर्थक्वेक ज्यादा आती हैं। और आप वो एरियाज बताएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा डिजीजेज हो सकती हैं, यानी आप थरपारकर की बात करेंगे, और इस तरह चुलिस्तान की बात करेंगे, जहाँ पे आप कह सकते हैं बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, और खासतौर पे अर्बन एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है, जिससे ज्यादा लोग जो है इफेक्टीज हो सकते हैं। इसी तरह आप ना रिकमेंडेशन देंगे, स्ट्रेटजी आप रिमेडियल मेजर्स देंगे, करेक्टिव एक्शंस देंगे, कि जिनसे हम हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसी तरह एक और टॉपिक है जो आपने लाजमी तैयार करना है, वो है कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म के ऊपर। पाकिस्तान जो है इसकी ज्योग्राफिकल अगर हम सिचुएशन देखें, तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इस तरह की है कि जहाँ पे केपीके के अंदर और पंजाब के डिफरेंट एरियाज के अंदर टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और हमारे कल्चरल साइट्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, और इसके ऊपर कैसा टॉपिक आ सकता है कि प्रिजर्विंग पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज, कि पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हम हिस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो टूरिज्म और आप कह सकते हैं कि जो कल्चरल हेरिटेज है, इससे मिलता जुलता टॉपिक जो है वो ऐसे में आ सकता है। अगर इस तरह का कोई टॉपिक आए तो उसमें आपने किन एरियाज पे फोकस करना है वो जरा देख लें, कि आपने पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो जो खतरे में हैं इस टाइम, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू उनकी है, कल्चरल वैल्यू है, या टूरिज्म की उसकी कोई वैल्यू है पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने वो बताना है कि वो कौन कौन से एरियाज या कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो कल्चरल वैल्यू भी रखती हैं, और वो टूरिज्म वैल्यू भी रखती हैं, और वो रिस्क के ऊपर हैं। फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल कितना है, और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी एरियाज हैं जो जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे इमरान खान अपनी बहुत सारी स्पीचेस के अंदर जो है केपी के अंदर टूरिज्म के डिफरेंट पोटेंशियल एरियाज जो है उनके ऊपर बात कर चुका है अपनी स्पीचेस में। इस तरह आप कल्चरल अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए, और लोगों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि हम कल्चरल जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सपोर्ट की बात करेंगे, कि जो रीसेंट गवर्नमेंट है और इससे पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो भी कल्चरल हेरिटेज की जो साइट्स हैं, और जो जहाँ पे पोटेंशियल है, आप कह सकते हैं
टूरिज्म को प्रमोट करने का, उसको कैसे प्रमोट कर रही है, और ऐसी कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज हैं रिसेंट गवर्नमेंट की और प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, कि वो कैसे अपना टूरिज्म को और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर आप बात करेंगे कि जो सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि वो कल्चर को प्रमोट करे और जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करे, बल्कि लोगों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि सिविल सोसाइटी यानी कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो भी टूरिज्म को और कल्चरल हेरिटेज की जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में अपना फाल किरदार अदा कर सके। इसी तरह एक और टॉपिक है जो कि पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो है बेरोजगारी आए रोज बढ़ती जा रही है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी है, जो खत्ते गुर्बत है, उससे लोग पावर्टी लाइन से लोग नीचे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी वो प्रमोट होती जा रही है, जिनकी बढ़ती जा रही है, एग्जैसरबेट होती जा रही है। तो इसके ऊपर टॉपिक जो है वो ऐसे का लाजमी आ सकता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो टूरिज्म पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगा, तो वो कैसा टॉपिक हो सकता है कि एरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, के अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और पॉवर्टी जिनकी गुर्बत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव पाकिस्तान, पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान जो है, डेवलप पाकिस्तान है, वो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के आसपास घूम रहा हो, तो आप इसमें किन एरियाज पे फोकस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं जिनसे गुर्बत जो है, पॉवर्टी जो है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मजीद बढ़ रही है, एग्जैसरबेट हो रही है। फिर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो एक टूल है लोगों की इंपावरमेंट का, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करने का, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का, कि एजुकेशन से आप स्किलिंग होती है, लोगों को स्किल्स मिलती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, और इससे लोग जो है हुनर सीखते हैं, और अब फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहते और यूं वो गरीब नहीं रहते। फिर आप बात करेंगे कि एजुकेशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का प्लान, जो प्रोजेक्ट है, जो एजुकेशन का जो निज़ाम है, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, ताकि लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकल सकें और बेरोजगार ना रह सकें। इसी तरह आप सोशल सेफ्टी नेट्स, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया गया। इससे पहले पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि राशन प्रोग्राम हो गया। इसी तरह जो खवातीन के और इन किसानों के की वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिनकी उनको जो मंथली आप स्टाइपेंड मिलता है, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो अमाउंट आती रहती है, उनको डिसबर्समेंट्स होती है, कैश डिसबर्समेंट। इसी तरह जो कोविड-19 में लोगों को आप कह सकते हैं कि सेफ्टी नेट प्रोवाइड की गई, जिनकी कैश इमरजेंसी प्रोवाइड की गई, इमरजेंसी में कैश प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, इससे भी आप लोग खत्ते गुर्बत से ऊपर आते हैं, जिनकी गुर्बत से निकलते हैं, और लोग जो है उनको कुछ ना कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, और उससे लोग अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि सोशल सेफ्टी नेट्स की अहमियत आप बताएंगे अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आता है। और आप बताएंगे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज की या ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जो डेवलपमेंटल हों, जिससे लोगों को रोजगार मिले और लोग जो है वो गुर्बत से बाहर आए, यानी कि लोग गरीब ना हों, और लोग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और लोग अपने जो है स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज जो है वो अपने स्टार्ट कर सकें, और एंटरप्रेन्योरियल उनका जो पोटेंशियल है वो बढ़ सके। इसी तरह एक और टॉपिक जो है वो साइंस एंड इनोवेशन के ऊपर आ सकता है, कि फोस्टरिंग साइंटिफिक इनोवेशन फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट, कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें साइंस का क्या किरदार है, एडवांसिंग रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड स्टेम एजुकेशन। यानी कि आजकल जो है रिसर्च पाकिस्तान के अंदर उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो टेक सेवी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एडवांस कंट्रीज में। जैसे एडवांस कंट्री की यूथ है, और पाकिस्तान के अंदर स्टेम का एजुकेशन का फोकस जो है वो कम है। तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, अगर इस किस्म का कोई टॉपिक आए तो उसके ऊपर आप कौन कौन सी एरियाज पे फोकस करेंगे। स्टेम से मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वगैरह और इस तरह। अच्छा, अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर आप क्या बात करेंगे, किन एरियाज पे फोकस करेंगे कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट की अहमियत, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे, कि रिसर्च और डेवलपमेंट अगर प्रमोट हो तो मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट आती है, और एजुकेशनल डेवलपमेंट आती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। फिर आप टेक्नोलॉजी
एडवांसमेंट की ऊपर बात करेंगे कि दुनिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हम जी रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब नए आए रोज जो है वो नए अपने जोहर दिखा रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने की जरूरत है, हर सेक्टर में इनकारपोरेट जो और इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इसी तरह आप बात करेंगे कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इस तरह की जो बात है, इस तरह की जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज और ऐसे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को दे कि लोग जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ जो है इस एजुकेशन की तरफ आ सकें। और फिर आप नेशनल और ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, उनसे कॉपरेशन लेनी चाहिए, यानी कि उनसे फंड्स लेने चाहिए, और अपने बच्चों को उनके साथ को ऐसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, ऐसे एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो एडवांस कंट्रीज में जाके यानी कि स्टेम एजुकेशन जो है, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। इसी तरह एक लास्ट टॉपिक जो है जो जिसके ऊपर आपको ऐसे लाजमी तैयार करना चाहिए वो है नेशनल यूनिटी और पैट्रियटिज्म। पाकिस्तान के अंदर जो है आजकल फिफ्थ जनरेशन वार चल रही है, लोग अपनी गवर्नमेंट से और अपनी फौज से जो है वो खाइफ हैं, और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कहते हैं हम अलहदा होना चाहते हैं, इसी तरह केपीके के जो लोग हैं वो कहते हैं आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हम पे जुल्म करती है तो हम अलहदा होना चाहते हैं। यानी वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी आए रोज कोई ना कोई ऐसे एहतजाज होते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब्बुल वतनी है वो कम हो रही है, और नेशनल यूनिटी जो है वो वीक हो रही है। इसके ऊपर ऐसे जो है वो लाजमी आ सकता है, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा इशू है, और नेशनल यूनिटी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। खासतौर पे जो आप कह सकते हैं जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, आप कह सकते हैं रूलिंग के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो उससे ये इशू जो है नेशनल यूनिटी का वो आजकल वो हाईलाइट हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो यूथ है वो आर्मी के साथ या अपनी फोर्सेस के साथ उतनी नहीं खड़ी जैसे वो पहले खड़ी हुआ करती थी। तो इसके ऊपर अगर टॉपिक आएगा तो वो आएगा नेशनल यूनिटी, द फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान स्टेबिलिटी प्रोग्रेस एंड सोशल हार्मनी। कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल यूनिटी है वो उसकी क्या अहमियत है कि वो यूथ की प्रोग्रेस और सोशल लोगों को आपस में कनेक्ट कर सके, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो नेशन की स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको कैसे प्रमोट कर सकती है नेशनल यूनिटी। इसके ऊपर टॉपिक अगर ये टॉपिक जो है अगर आप इसके ऊपर ऐसे आता है नेशनल यूनिटी के ऊपर कि वो कैसे सोशल हार्मनी को, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है नेशनल यूनिटी, इसके ऊपर अगर टॉपिक आता है ऐसे में, तो आपने इसके ऊपर कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है। आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोग हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, और इस तरह बाकी डिफरेंट जो आप कह सकते हैं डिफरेंट कौमें आबाद हैं। इन तब जो लिंग्विस्टिक वेरिएशंस हैं, मुख्तलिफ लोगों की जुबानें हैं, ये जो डिफरेंट जो लोग हैं, ये जो वैरायटी है, ये डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर एक एसेट है, ये इसका फायदा है पाकिस्तान के अंदर। फिर आप बताएंगे कि लोगों जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक उनकी आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट जुबानें बोलते हैं, डिफरेंट एरियाज में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो डिफरेंट एरियाज, इनको आपस में कनेक्ट करने की, सोशल हार्मनी की, आपस में इनकी लिंकेजेस, कनेक्टिविटीज की जरूरत है कि इनको आपस में जोड़ा जाए, ना कि इनके दरमियान में तफावतें या इनके दरमियान में अदावतें बढ़ाई जाएं। फिर आप बात करेंगे कि सेक्टेरियनिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर, इसके चैलेंजेस है, यानी कि डिफरेंट आप कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बुनियादों पे भी और रिलीजियस बुनियादों पे भी, मजहबी बुनियादों पे भी जो लोग हैं, आप शिया और सुन्नी और बरेलवी और मतलब है कि देवबंदी और इस तरह जो अहले हदीस, और इनके दरमियान में लोगों के दरमियान में तफावतें जो हैं, मुनाफरत बढ़ती जा रही है। सेक्टेरियनिज्म और आप कह सकते हैं रिलीजियोसिटी की बुनियाद पे और लैंग्वेज की बुनियाद पे पंजाबी सिंधी को और सिंधी पंजाबी को, और इस तरह बलोची जो है वो पंजाबियों को, इनके दरमियान में जो फर्क आ रहा है, मुनाफरत आ रही है, अदावतें आ रही हैं, एनमिटीज आ रही हैं, इस ये सेक्टेरियनिज्म का जो है डिफरेंट जो सेक्ट्स हैं जो, और मजहब की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, उनके दरमियान या ज्योग्राफी की बुनियाद पे आप कह सकते हैं, उनके दरमियान में जो मुनाफरत है, इसको हम सेक्टेरियनिज्म कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर जो कि नेशनल यूनिटी को कमजोर कर रहा है। फिर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि वो सेक्टेरियनिज्म और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को, और ये जो नेशनल यूनिटी के जो चैलेंजेस का सामना है, इनको कम कर सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें और मीडिया जो है अपना ऐसा रोल प्ले करे, कंस्ट्रक्टिव रोल, जिससे नेशनल यूनिटी को मजीद स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और ये जो दरमियान लोगों के दरमियान में सोशल कोहिजन को प्रमोट किया जा सकता है, और लोगों के दरमियान में सेक्टेरियनिज्म और ये जो
एक्सट्रीमिज्म है और टेररिज्म है, इसको कम किया जा सकता है। फिर आप बात करेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज और ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जा सके और लोगों के दरमियान में जो डिस्टेंसेस हैं उनको कम किया जा सके। वो कौन कौन सी पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रमोट करे, उनका जिक्र करेंगे। इस तरीके से आप नेशनल यूनिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 10 वो टॉपिक्स बताए हैं जिनके ऊपर सीएसएस में, पीएमएस में और पीपीएससी के जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, 16 17 स्केल के जो पेपर्स आ रहे हैं, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर आने वाला है, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर आने वाला है, इसी तरह जैसे पीरा के अंदर एसडीओज की जो सीट्स हैं उनके अंदर इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो मस्त करार दिया गया है। तो पीएमएस आने वाले, पीएमएस में आने वाले, सीएसएस में और पीपीएससी के जो इंग्लिश ऐसे के पेपर हैं उसके अंदर ये थीम जो है वो लाजमी उनके ऊपर फोकस करें आप।